इमेजिन करो, एक बंदा इतना पैसा कमाया कि उसे $2,500 इस बात पे खर्च करने पड़े ताकि वो रबर बैंड खरीद पाए अपने पैसों को बांध के रखने के लिए। 34 अरब 99 करोड़ 21 लाख 95 हज़ार ये आदमी कमाया करता है एक साल में नहीं, एक महीने में नहीं, बल्कि सिर्फ एक हफ्ते में। सोचो, एक टाइम पे जिसके पास अपनी कॉलेज फीस देने के पैसे नहीं थे, जो कभी कार चुराया करता, कभी फेक डिग्री बनाया करता, वो आज इतना बड़ा बन चुका था कि उसकी कमाई का 10% हिस्सा यानी कि $2.1 बिलियन सिर्फ चूहे कुतर दिया करते। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़े ड्रग लीडर, किंग ऑफ कोकेन, कोलंबिया का रहने वाला पाब्लो एस्कोबार। कोलंबिया का रहने वाला पाब्लो एस्कोबार दुनिया की 80% ड्रग सप्लाई किया करता, जिसकी वजह से उसे कोलंबिया में किंग ऑफ ड्रग कहा गया। तो अगर एक इंसान सही गलत का फ़र्क छोड़ के सिर्फ पैसा कमाने पे आ जाए तो वो क्राइम की दुनिया में क्या क्या कर सकता है, ये आप देखेंगे आज की स्टोरी में। सो वेलकम बैक टू द शो, दैट इज द क्रिम्सन मून, एंड यू आर वॉचिंग केस स्टडी ऑफ पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो का जन्म होता है 1 दिसंबर 1949 में कोलंबिया के मेडलिन शहर में। उनके पिता खेती किया करते और उनकी माँ स्कूल टीचर थी। पाब्लो का बचपन से ही काफ़ी मन था कि वो बड़े होकर पॉलिटिक्स में जाएं और कोलंबिया की प्रेसिडेंट बने, लेकिन पिता की एग्रीकल्चर कमाई से इतना हो नहीं पाया कि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकें। जैसे तैसे माँ के पैसों से स्कूल की शिक्षा तो हुई, लेकिन कॉलेज उनका अधूरा ही रह गया। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गैविलिया यानी कि पाब्लो एस्कोबार, उसने कसम खाई कि मैं 22 साल की उम्र में करोड़पति बन के दिखाऊंगा। अपने परिवार की इस हालत को देखते हुए उसने हर वो कदम उठाया, चाहे सही या गलत, अपने पैसों को बढ़ाने के लिए। अब इस वक्त तक पाब्लो ने अपनी क्राइम की दुनिया में पहला कदम रख चुका था। वो कब्रिस्तान जाया करता और उन पे जो कीमती पत्थर लगे होते उनको उखाड़ के बेच दिया करता, लेकिन इससे ज़्यादा पैसे नहीं बनते तो उसने लग्जरी गाड़ियाँ चलाना शुरू कर दी, उनको बेचा करता, और इसी चक्कर में वो पहली बार जेल भी गया। पाब्लो ने अपने क्राइम की शुरुआत तो मजबूरी में की थी, लेकिन अब ही स्टार्टेड एंजॉइंग एवरीथिंग। उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि एक बार में ही काफ़ी ज़्यादा पैसा आ जाए। और इसी के साथ अर्ली 70s में पाब्लो ने अपनी पहली किडनैपिंग की। ये किडनैपिंग थी कोलंबिया के ही बिजनेसमैन डिएगो की, जिसको उनकी सिक्योरिटी के सामने उड़ा लिया गया। पाब्लो ने डिएगो के लिए $50,000 की फिरौती मांगी गई, जो कि उन्हें मिल भी गई। इस किडनैपिंग के बाद कोलंबियन सिंडिकेट में हवा उड़ गई कि कोई तो आदमी आया जिसमें जिगरा इतना है कि उसने डिएगो को उसकी सिक्योरिटी के सामने उड़ा दिया। कोलंबियन सिंडिकेट्स में सबसे बड़ा नाम किडनैपर्स में पाब्लो का हो चुका था, लेकिन पाब्लो की भूख अभी भी नहीं मिटी थी। एंड इसी भूख को मिटाने के लिए पाब्लो को मिलता है सफ़ेद जादू, यानी कि कोकेन। पाब्लो ने देखा कि वो 10 किडनैपिंग करने के बाद जितना पैसा कमाया करता, जितना पैसा बनाया करता, उतना तो लोग सिर्फ एक पुड़िया बेच के कमा लिया करते। इसी के साथ पाब्लो एक गैंग ज्वाइन कर लेता है ड्रग्स की ही, एंड वो बड़े बड़े ड्रग लीडर के साथ, ड्रग लॉर्ड के साथ काम करना शुरू कर देता है। अब एक दिन पाब्लो गया 14 किलो की ड्रग डिलीवरी करने, वहीं के एक ड्रग माफिया से जिसका नाम था फेबियो रेस्ट्रेपो। वहाँ पे जब वो डील कर रहे होते हैं तो उनकी कुछ बहस हो जाती है, जिसमें रेस्ट्रेपो कुछ ऐसा बोलता है जो पाब्लो को बहुत डिमीनिंग लगता है। और पाब्लो उस वक्त ना आओ दिखता है ना ताओ, अपनी गन निकालता है, रिलोड करता है, ट्रिगर दबाता है और गोली सीधा भेजे में। एंड फेबियो रेस्ट्रेपो कोई आम ड्रग लीडर नहीं था, कोई आम ड्रग पंक नहीं था, वो मेडलिन का सबसे बड़ा ड्रग लीडर था। एंड ये सिंडिकेट्स में ये खबर फैल चुकी थी कि पाब्लो एस्कोबार ने फेबियो रेस्ट्रेपो को मार दिया। फेबियो रेस्ट्रेपो जो मेडलिन का सबसे बड़ा ड्रग लीडर है। इतने बड़े ड्रग लीडर को मारने के बाद कोलंबिया के सिंडिकेट्स में ये काफ़ी नाम हो चुका था, काफ़ी बड़ा नाम हो चुका था पाब्लो। एंड वो पाब्लो इतनी तेज़ी से कमा रहा था कि उसके आगे कोई टिक ही नहीं पा रहा था। और इसी के साथ 1976 में वो एक 15 साल की बच्ची से शादी करता है। शादी के कुछ महीनों बाद ही पाब्लो अपना ही एक कार्टेल खड़ा करता है, दैट वाज मेडलिन कार्टेल। मेडलिन कार्टेल इतना बड़ा बन चुका था कि वो ना सिर्फ अब कोलंबिया में बल्कि कोलंबिया के बाहर यानी कि यूएस में भी अपना माल भेज रहा था। कुछ महीनों बाद यूएस के सारे लोग, ऑलमोस्ट सारे लोग, कोकीन की लत से जूझ रहे थे, एंड इसी को पूरा किया मेडलिन कार्टेल सालाना करीब 70 से 80 टन कोकीन ट्रांसपोर्ट किया करता, सिर्फ और सिर्फ यूएस में। अब 80s आते आते पाब्लो एस्कोबार इतना अमीर बन चुका था कि उसके खुद के पास 2 सबमरीन्स, 32 यॉट एंड 140 प्लेन्स थे, सिर्फ अपना पैसा ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सोचिए, सबमरीन्स तो बड़े बड़े देशों के पास नहीं होती, लेकिन पाब्लो के पास दो थी। पाब्लो के पास उस टाइम पे 142 प्लेन्स हुआ करते जो उसका पैसा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते। उस टाइम पे कोलंबिया में सिर्फ 2 लेयर जेट्स थे, जिनमें से एक पाब्लो के पास था। कोकेन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसके पास दिमाग बहुत था। तो शुरुआत में ये मछलियों के पेट में कोकेन डाल के ट्रांसपोर्ट किया करता, लेकिन इन्फॉर्मेशन लीक होने के कारण वो ड्रग पकड़ ले जाते। तो अब इसने दिमाग क्या लगाया, सुनना, कि हम जो जीन्स पहना करते हैं उसे पानी में डुबाया करता, जिसमें कोकेन पहले से मिला होता। तो कोकेन जो है वो जीन्स में सोख लेता था।
उस जीन्स को निकाला करता, गत्तों में पैक किया करता और उसी जीन्स को दूसरे शहरों में भेज दिया करता। दूसरे शहरों में उसके जो आदमी थे वो उन जीन को निकाला करते, वापस पानी में डाला करते और वो कोकेन निकाला करते। तो इस तरह से एक देश से दूसरे देश कोकेन ट्रांसपोर्ट हो जाता। लेकिन दिस इज़ नॉट द शॉकिंग पार्ट। शॉकिंग पार्ट ये है कि जब ये चीज़ पता लग गई पुलिस को, तब भी पाब्लो ने अपना तरीका नहीं बदला। बस फ़र्क इतना था कि इस बार जो कोकेन है वो जीन्स में नहीं था, इस बार कोकेन था उन गत्तों में। पुलिस जीन्स तो चेक किया करती, लेकिन उन गत्तों को वहीं फेंक दिया करती। इसके बाद पाब्लो के आदमी आते और उन गत्तों को उठाते और उनसे अपना कोकेन निकाल लिया करते। इसी तरह पाब्लो करीब करीब 1000 से 1200 टन कोकेन ट्रांसपोर्ट किया करता कोलंबिया से सिर्फ और सिर्फ यूएसए में। पाब्लो का एक सिंपल रूल था, जब भी उसे कोई पुलिस वाला रोका करता ये डिलीवर करने से या फिर कुछ बोला करता, तो वो उससे एक लाइन बोलता कि प्लाटा और प्रोमो। कोलंबियन लैंग्वेज में प्लाटा मतलब होता है सिल्वर एंड प्रोमो मतलब होता है लेड। लेड का मतलब गोली, सिल्वर मतलब ब्राइब। तो वो सबसे यही पूछा करता, प्लाटा और प्रोमो, या तो घूस ले लो या तो गोली खा लो। इसी प्लाटा और प्रोमो के पॉलिसी के तहत उसने करीब 4000 लोगों की हत्या की अपने पूरे लाइफ स्पैन में। 4000। पाब्लो के पास इतना पैसा हो चुका था कि उसे 800 लग्जरी घर खरीदने पड़े ताकि वो वहाँ पे अपना पैसा रख पाए। एंड जब वो 800 घर भी कम पड़ने लगे, तब उसने ज़मीन खुदवा के अपना पैसा रख पाया। ज़मीन खुदवा के पाब्लो ने एक घर बनवाया था जिसका नाम था हेसिंटा नेपल्स। ये उसका सबसे बढ़िया घर था। इस घर में सब कुछ था, मैन मेड पॉन्ड, एयरपोर्ट, इस घर में हेलीपैड भी था। इस घर में अपना एक जू था जिसमें हिपोपोटेमस, जिराफ, एक्सटिंक्टेड बर्ड, टाइगर, सब। पाब्लो इतना अमीर था कि एक बार उसके परिवार को ठंड लग रही थी और गैस सिस्टम काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसने करीब $2 मिलियन सिर्फ आग में जला दिए ताकि उसका परिवार गर्म रह पाए। एंड $2 मिलियन यानी कि 16 करोड़ रुपए। पाब्लो के पास पैसा तो आ चुका था, लेकिन उसे ये बहुत अच्छे से पता था कि अगर उसे सेफ रहना है तो उसे कोलंबियन गवर्नमेंट को अपनी तरफ करना होगा, जिसके लिए उसने कोलंबियन गवर्नमेंट को एक ऑफ़र भी दिया, जिसमें उसने कहा कि मैं आपको $10 बिलियन दूंगा, जिससे आपका पूरे देश का कर्ज उतर जाएगा, यानी कि करीब 80,000 करोड़ रुपए। लेकिन बस आप मेरे इस धंधे को सपोर्ट करो। लेकिन इस ऑफ़र को कोलंबियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया, जो कि सही भी है। फिर उसने पॉलिटिक्स में अपना पहला कदम रखा। उसने अपने लोगों के सामने ऐसी इमेज बनाई कि वो एक रॉबिन हुड है। उसने चर्च बनाए, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए। एंड इसके तहत जब 1982 में इलेक्शंस हुए तो उसे लिबरल पार्टी से टिकट मिला एंड वो चैम्बर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का एक अल्टरनेटिव मेंबर बन गया। लेकिन 2 ही साल बाद पाब्लो को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि अपोजिशन पार्टी उनके सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को जनता के सामने ला रही थी। लेकिन पाब्लो यहाँ भी नहीं रुका। इसके बाद पाब्लो अपना काम और तेज़ी से करने लगा एंड 1989 में फोर्ब्स ने पाब्लो को दुनिया का 7th रिचेस्ट आदमी घोषित कर दिया। अब पाब्लो पॉलिटिक्स में गया तो था दोस्ती करने के लिए, लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। उसके काफ़ी दुश्मन बन चुके थे पॉलिटिक्स में ही, जिनमें से एक नाम था लुइस कार्लो गैल्वन साल्मेंटो, जो कि उस टाइम के कोलंबियन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, जिनको पाब्लो ने मार दिया 18 अगस्त 1989 में। पाब्लो ने अपने दुश्मनों को मारने के लिए एक खुद की आर्मी बना रखी थी जिसका नाम था सिकेरियोस और पाब्लो ने मिलके करीब करीब 4000 लोगों को जान से मार दिया, जिनमें से 200 जजेस थे और 1000 पुलिस वाले एंड करीब करीब 100 पॉलिटिशियंस। एंड 1992 में कोलंबिया में करीब 29,000 मर्डर्स हुए थे, जिसका रीजन था पाब्लो। एंड इस वजह से कोलंबिया पे एक इंटरनेशनल प्रेशर आ चुका था कि वो पाब्लो जैसी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करें जल्द से जल्द। इसी इंटरनेशनल प्रेशर को झेलते हुए कोलंबिया के प्रेसिडेंट सेजर गेविरिया ने पाब्लो को एक ऑफ़र दिया कि आप सरेंडर कर दीजिए, लेकिन पाब्लो ने अपनी कंडीशंस बताई। पाब्लो की 2 कंडीशंस थी। पहली कि कोलंबिया जो यूएस के साथ एक ट्रीटी है जिसका नाम है एक्स्ट्रा ट्रेडिशनल ट्रीटी, उसको तोड़ा जाए, जिसके तहत कोलंबियन प्रिजनर्स को यूएस भेजा जा सकता है एज दे आर कॉमन कल्प्रिट ऑफ अ क्राइम ऑफ बोथ कंट्री। एंड दूसरा कि वो रहेगा तो सिर्फ अपनी ही जेल में रहेगा। एंड इन दोनों मांगों को मान लिया गया कोलंबियन गवर्नमेंट के द्वारा। सोचो कितनी पावर होगी एक आदमी में जिसने पूरा एक कानून चेंज कर दिया जस्ट बिकॉज उसके पास इतना पैसा है, उसके पास इतनी पावर है। उसके बाद पाब्लो ने अपनी खुद की एक जेल बनाई जिसका नाम था ला कैटरल। यानी जेल कम थी और एक 5 स्टार होटल ज़्यादा था। इसमें खुद का स्विमिंग पूल था, खुद का हेलीपैड था, खुद का सिनेमा हॉल था, लेकिन यहाँ पे सब कुछ था, सब कुछ। यहीं से पाब्लो अपना बिजनेस कंट्रोल किया करता। अभी वो रुका नहीं था, उसका बिजनेस अभी भी चल रहा था। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब इसका काम एक बार में तमाम करना पड़ेगा।
तो कोलंबियन गवर्नमेंट डिसाइड किया कि वो इस जेल से पाब्लो को ट्रांसफ़र करेंगे दूसरी जेल में। और उन्होंने पुलिस वालों को जब ला कैटल के अंदर भेजा, तब कहीं ना कहीं से पाब्लो को खबर मिल चुकी थी कि पुलिस वाले उसको आ रहे हैं गिरफ्तार करने के लिए, इसलिए वो वहाँ से भाग गया अपने ही आदमियों के साथ। उसके भागने के बाद 2 साल तक पाब्लो का कोई पता नहीं चला, जिसके बाद कोलंबियन और यूएस गवर्नमेंट ने मिलकर एक टीम बनाई जिसका नाम था सर्च ब्लॉक, जिसमें करीब 600 आदमी थे एंड 600 आदमी 24 घंटा पाब्लो को ढूंढ रहे थे। अब वापस इस दिन पाब्लो का जन्म हुआ था, यानी कि 1 दिसंबर। लेकिन फ़र्क न था कि इस बार साल अलग था, 1993। इस दिन पाब्लो का 44वां जन्मदिन था एंड ऐसे ही वो अपने परिवार को फ़ोन लगाते हैं अपने बच्चों से बात करने के लिए, अपनी पत्नी से बात करने के लिए। एंड इसी कॉल को ट्रेस करती है सर्च ब्लॉक की टीम एंड उसी रात को वो टीम उसी घर में पहुंचती है। उस घर में पहुंचने के बाद एनकाउंटर होता है एंड पाब्लो मारा जाता है। पाब्लो अब मर चुका था। 44 साल की उम्र में एक ड्रग डीलर जिसने इतना पैसा कमाया, इतना पैसा छुपाया, अब वो मर चुका था। पाब्लो के भतीजे को पाब्लो के घर से 18 मिलियन कैश मिला जो कि पाब्लो ने छुपाया था। आप सोचिए ना, कहाँ कहाँ उसने अपना पैसा नहीं छुपाया होगा। अब भी कहते हैं करीब 10 मिलियन डॉलर्स गायब हैं और कहीं छुपे हुए हैं मेडलिन के किसी घर में, किसी ज़मीन के नीचे, किसी ताबूत में। इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी ख़त्म होती है एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। अपना बहुत ख्याल रखिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।